हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं एम एन श्रीनिवास का। उसमें हम उनके कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, जिसमें जो पहला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वो है सेंस्क्रिटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने ये वो कॉन्सेप्ट है जिन्होंने इनकी जो पहचान है वो नेशनल और इंटरनेशनल रूप से बना दी थी। संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे, ये एक्चुअल में कुर्क का जो अध्ययन कर रहे थे 1940 से 1942 के बीच में इन्होंने जो साउथ इंडिया की कुर्क कम्युनिटी है उसकी स्टडी की थी, उस पर फील्ड वर्क किया था। और फील्ड वर्क करने के लिए जो उपागम का यूज किया था इन्होंने फंक्शनल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ठीक है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से इन्होंने स्टडी करी थी। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आप जानते हैं, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम समाज को एक संरचना मान के चलता है। वो मानता है कि जो संरचना है समाज की वो विभिन्न इकाइयों, विभिन्न यूनिट्स, विभिन्न संस्थाओं और से मिलकर बनी होती है, ठीक है, विभिन्न इकाइयों तत्वों से मिलकर बनी होती है। और जो सामाजिक इकाइयाँ हैं उनके अंदर क्या है, फंक्शनल यूनिटी है। मतलब एक, जैसे मान लो बॉडी के साथ इसको कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो विभिन्न ऑर्गन से मिलकर बना होता है, और उन ऑर्गन के बीच में फंक्शनल रिलेशन होता है, आपस में क्रियात्मक उनमें रिलेशन होता है। कि एक अगर जैसे कान अगर काम कर रहा है, हमारा ईयर, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सबका अपना अपना काम है। इनका नोज़ का काम अलग है, माउथ का काम अलग है, हैंड का काम अलग है, लेग का काम अलग है। सभी का इम्पोर्टेंट काम है और दोनों सभी जो है एक दूसरे से फंक्शनल रूप से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या है। संस्कृतिकरण नामक अवधारणा का प्रयोग भारतीय सामाजिक संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने हेतु किया गया था। जो सामाजिक संरचना है उसमें कल्चरल रूप से किस तरह से मोबिलिटी होती है, इसकी जो स्टडी थी वो एम एन श्रीनिवास ने की थी। एक्चुअल में एम एन श्रीनिवास ने जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो अध्ययन किए वो दो तरह के अध्ययन किए। पहला जो मोबिलिटी देखी इन्होंने वो रिलीजन और सोसाइटी में देखी, जो कि इन्होंने जो कुर्क जो कम्युनिटी थी 1940 से 1942 के बीच में जो स्टडी की थी, और उसकी जो बुक इन्होंने लिखी थी वो लिखी थी 1952 में। अगर एग्जाम में आपसे कोई सवाल पूछता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किस बुक पर आधारित है या किस अध्ययन के आधारित है, तो आप बताओगे कि ये जो कुर्क कम्युनिटी है साउथ इंडिया की उस पर आधारित है। कौन से ईयर में ये बुक बनी, मतलब पब्लिश्ड हुई थी, क्या इस बुक का नाम है, इसका सोसाइटी, रिलीजन सोसाइटी अमंग द कुर्क, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये इस बुक के आने के बाद ही आया था। बुक आई थी 1952 में और जो कॉन्सेप्ट आया था वो भी 1952 में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दक्षिण भारतीय कुर्क लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण में प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैसूर में कुर्क लोगों का अध्ययन करते समय एम एन श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं का अनुकरण करते हैं और अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाना, शराब का प्रयोग तथा पशु बलि आदि को छोड़ने में लगे हुए थे। आज हम अगर गाँव में या शहरों में इन चीज़ों को देखें तो हम खुद भी अपने आसपास ही बात को देख सकते हैं। कई लोग जो निम्न, पहले जो डिफ्रेंशिएट किया जाता था कास्ट को लेकर वो इस तरह से था कि जो अपर कास्ट थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, ब्राह्मण जो आते थे अपर कास्ट में ना, और जो लोअर कास्ट में उसमें शूद्र आते थे। अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो संबंध था वो पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर था। पवित्र उनको माना जाता था जिनका जो जीवन शैली है, जो खान पान है, वेशभूषा है, वो थोड़ी पवित्र प्योर टाइप की है, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन जो लोग थे, जो जिसमें मांस, मदिरा ये सब जो यूज़ करते थे, ये लोग करते थे निम्न वर्ग वाले। तो इनके बीच में जो डिफ्रेंशिएट था या जो आपस में जो विभेदन था, आपस में जो दूरी थी वो इसी चीज़ को लेकर थी कि ये आपस में एक दूसरे से हेट करते, मतलब एक दूसरे से तो क्या, जो अपर कास्ट था वो लोअर कास्ट से हेट करता था इस आधार पे कि ये इम्प्योर है, प्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने, जैसे जैसे सोसाइटी बदलती गई, और एम एन श्रीनिवास ने अपने स्टडी से ये भी देखा कि जो लोअर तबके के लोग हैं वो प्रेरित है, मतलब मोटिवेटेड है, जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उनसे, जो लोग प्योर हैं, वेजिटेरियन है, या जिनकी लाइफ में प्योरिटी जिन्होंने अपना रखी, खान पान वेशभूषा इसमें, तो उन्होंने सोचा कि हम भी इसी तरह की लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। और उससे वो अपने आप को, उनका ये मानना था कि एक दो पीढ़ी बाद में हम भी अपर जो वर्ग है, कास्ट जो सिस्टम है उसमें कुछ ऊपर हम आ पाएंगे। लेकिन हालांकि हमारा कास्ट सिस्टम से इस तरह का बना हुआ है कि इसके अंदर मोबिलिटी, अगर हम
अपवर्ड मतलब हॉरिजेंटल मोबिलिटी की तरफ देखे ना, नीचे से ऊपर की तरफ आने के लिए, तो वो बंद है लगभग, बहुत मुश्किल है, उसको सामाजिक मान्यता नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन ये है कि पोजिशनल चेंज हो जाता है। जैसे लोअर है तो लोअर के अंदर ही सब कास्ट या जो है अपर और डाउन हो सकता है। जो आदमी उस जिससे बिलोंग करता था, अगर उसने खान पान और इस तरह का अपना लिया है, तो वो अपने आप को आने वाले टाइम में थोड़ा अप करके दिखा देता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताया था इसके लिए कि वर्टिकल मोबिलिटी पॉसिबल हो पाती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी पॉसिबल हो नहीं पाती है संस्कृतिकरण से, जिसको सर्वप्रथम इन्होंने ब्राह्मणीकरण भी कहा था कि ब्राह्मणों की जो रीति रिवाज है, ब्राह्मणों के जो वेशभूषा है, ब्राह्मणों की जो कर्म कांड है, उनको लोग फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करके अपने आप वो ये सोच के फॉलो करते हैं कि एक दो पीढ़ी बाद में जाति जो क्रम है उसमें उनको उच्च स्थान प्राप्त होगा। ठीक है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। बस एक हाँ मोबिलिटी तो है, बट एक कम है, ऐसा नहीं कि चेंज आ जाएगा या कास्ट सिस्टम ऊंची कास्ट में वो चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आगे देखते हैं। एम एन श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों को कुछ प्रथाओं का अनुकरण करने और अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाना, शराब का प्रयोग तथा पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए थे। वे सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि जातीय संस्तरण की प्रणाली में उनकी स्थिति ऊंची उठ सके। ब्राह्मणों की वेशभूषा, भोजन संबंधी आदतें, कर्मकांड आदि अपनाकर वे अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों की जीवन पद्धति का अनुकरण करके एक दो पीढ़ी में जातीय संस्तरण की प्रणाली में उच्च स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से मांग प्रस्तुत की। गतिशीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने हेतु प्रोफेसर श्रीनिवास ने सर्वप्रथम क्या यूज किया था? ब्राह्मणीकरण। ब्राह्मणीकरण का मतलब है एक लोअर निम्न कास्ट निम्न वर्ग के द्वारा ब्राह्मणों की जीवन शैली को अपनाकर एक दो पीढ़ी बाद में ये अपना एक पूरा अपना वो रखना, पक्ष रखना कि अब हमें कास्ट में उच्च स्थान प्राप्त होगा। ठीक है, ये सोच के साथ में वो अपना इस तरह से जीवन शैली अपना रहे थे, उनकी मतलब ब्राह्मणों की। प्रोफेसर श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण नामक प्रत्यय का प्रयोग किया। इनके अनुसार जातीय व्यवस्था उस कठोर प्रणाली में से जिसमें काफी दूर है, जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है। यह गतिशीलता सदैव संभव रही है। भाई इससे पहले जो अध्ययन हो रहे थे जाति को लेकर, चाहे वो ड्यूमा हो और ये लोग, ठीक है, पुराने जो लोग थे, उन्होंने सबने बताया था कि जो कास्ट सिस्टम है ना, कास्ट सिस्टम को लेकर उन्होंने एक्चुअल में नेगेटिव जो व्यूज अपने दिए थे। उन्होंने कहा था मोबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, ये बंद व्यवस्था है। तो उन्हीं को काउंटर करने के लिए एम एन श्रीनिवास ने ये स्टडी की और इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में कास्ट सिस्टम को इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह बंद है, ठीक है, इसके अंदर गतिशीलता की संभावना है और गतिशीलता है भी सही। ठीक है, विशेष संस्तरण की प्रणाली के मध्य भागों में एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ी में शाकाहारी बनकर मदपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण कर संस्तरण की प्रणाली अपनी स्थिति को उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षिप्त में जहाँ तक संभव था वो ब्राह्मणों के प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन शैली को प्राय अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित था। इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण के बजाय संस्कृतिकरण कहा गया। डॉक्टर युगन सिंह ने लिखा कि संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा अधिक विस्तृत अवधारणा है। ठीक है, डॉक्टर जो योगेंद्र सिंह है उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा संस्कृतिकरण एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ब्राह्मणीकरण में देखो सिर्फ ब्राह्मणों को वो किया जाता है, मतलब अनुकरण किया जाता है उनकी चीज़ों का, और संस्कृतिकरण में क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें सिर्फ ब्राह्मण है। बाद में इन्होंने एक्चुअल में क्या हुआ, बाद में इन्होंने अध्ययन किए, बाद में अध्ययन करने के बाद 1948 में इन्होंने रामपुरा का अध्ययन किया। उस रामपुरा के अध्ययन में इन्होंने देखा, उन्होंने उस अध्ययन के आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, वो था प्रभु जाति की अवधारणा या डोमिनियन कास्ट का कॉन्सेप्ट। उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं कि हर जगह ब्राह्मणी उच्च पदों पे, या मतलब जो कास्ट सिस्टम में उच्च स्थान प्राप्त किए हुए। उन्होंने देखा कि गांव और जो रीजन है उस हिसाब से उन्होंने देखा कि कई जगह पे जैसे मेरा ही गांव ले लेता हूँ, मेरे गांव में जो जाट कम्युनिटी है वो ज़्यादा है, जाट जो कास्ट है वो ज़्यादा है। अब सीधी सी बात है, अगर वो ज़्यादा है तो वो डोमिनेशन में रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो डोमिनेशन है ना उसको भी लोग फॉलो करते हैं। तो इसके लिए बाद में इन्होंने डेफिनेशन भी दी थी कि कोई भी सिर्फ ब्राह्मणों को फॉलो नहीं किया जाता, कोई भी उच्च जाति, ठीक है, समूह या प्रभु जाति। प्रभु जाति का मतलब क्या है, उसके लिए इन्होंने 3 वो दिए थे आधार कि प्रभु जाति किसको मानेंगे। एक तो ऐसी जाति के जो समुदाय के लोग जिनमें लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लैंड होल्डिंग ज़्यादा होगी तब भी वो लोग
जो गांव में अपनी एक उच्च परिस्थिति रखते हैं, या उनके अंदर पॉपुलेशन या संख्यात्मक बाहुल्य ज़्यादा हो, वहाँ पे अगर मान लो 100 में से 90-80 जो घर हैं वो किसी एक कास्ट के हैं या एक कम्युनिटी के हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। दो आधार तो ये हो गए। एक आधार उन्होंने दिया था कि पॉलिटिकल रूप से एम्पावर्ड हो, पॉलिटिकल रूप से उनकी प्रेजेंस है सोसाइटी में वो ज़्यादा हो, तो इसको डोमिनेंट कास्ट बोल सकते हैं। डोमिनेंट कास्ट का भी इन्होंने जब स्टडी किया था तो उसका भी प्रकार्यात्मक आधार इन्होंने दिया था, और इन्होंने बताया था कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो किस तरह से प्रकार समाज के लिए प्रकार्यात्मक अपना जो भूमिका है वो अदा कर रही है। उसमें हम देख सकते हैं कि गांव में कई तरह के जो पारिवारिक विवाद हुए, झगड़े हुए, और कई तरह की जो रास्तों से संबंधित विवाद हुए, ठीक है, गांव के कुछ विवाह संबंधित विवाद हुए, उन सबको सोल्व करने के लिए गांव के जो लोग हैं, जो डोमिनेशन में हैं, वहाँ पे जो प्रभु जाति में है, वो लोग उन विवादों को निपटा देते हैं, और पुलिस कचहरी इन सब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि आजकल तो थोड़ा पक्षपात और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए और लोग उनकी बात मानते भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा कानून व्यवस्था है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और भी हो गया है, लोग जाते हैं पुलिस में ही जाते हैं। अब गाँव में चीज़ें कम सोल्व हो पाती है, बट फिर भी उन्होंने प्रभु जाति का भी एक प्रकार्यात्मक जो रूप था वो दिखाया लोगों को। एम एन श्रीनिवास ने 1952 में संस्कृति की अवधारणा, जिसे मैंने बताया था कि 1952 में इन्होंने सेंस्क्रिटाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था, तो याद रखना है। मैं 1952 में ही इन्होंने ये बुक पब्लिश करी थी, सोसाइटी सोसाइटी एंड रिलीजन अमंग गुरु गोप साउथ इंडिया, ठीक है, उसी में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे। एक्चुअल में इस बुक में से इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक पश्चिमीकरण भी इसी में दिया था, वेस्टर्नाइजेशन जिसको बोलता है, और एक सेंस्क्रिटाइजेशन, तो दोनों याद रखना। और जो रामपुरा वाली बुक थी द रिमेंबर विलेज, जिसको 1976 में इन्होंने पब्लिश किया था, और उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डोमिनेंट कास्ट का। और एक इंपॉर्टेंट किताब और इनकी, और वो है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। उसमें इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, दो कॉन्सेप्ट तो सेम थे, जिसमें वेस्टर्नाइजेशन हो गया, और वेस्टर्नाइजेशन साथ में सेंस्क्रिटाइजेशन हो गया। एक कॉन्सेप्ट और दिया था, वो था लौकिकीकरण, ठीक है, सेकुलराइजेशन, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी याद रखना है। 1966 में ये किताब पब्लिश हुई थी। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में संस्कृति की परिभाषा इस रूप में व्यक्त की है। जो 1966 में जो बुक आई थी इनकी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, उसमें इन्होंने संस्कृतिकरण को परिभाषित किया है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। द्विज जाति से क्या मतलब है? देखो, जो वो जातियाँ जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है वो द्विज जातियाँ कहलाती है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है द्विज जाति कौन है, या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसका एक ही जवाब देना है, वो जातियाँ जिनका उपनयन संस्कार होता है वो द्विज जाति कहलाती है। सेंस्क्रिटाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए लो हिंदू कास्ट ऑफ ट्राइब और अदर ग्रुप changes its customs, rituals, ideology, and way of life in the direction of high and frequently twice born caste. श्रीनिवास ने आगे ये भी लिखा है कि संस्कृतिकरण का अर्थ केवल नवीन प्रथाओं वो आदतों को ग्रहण करना ही नहीं है, अपितु पवित्र एवं लौकिक जीवन से संबंधित नए विचारों एवं मूल्यों को भी प्रकट करना है, जिसका वितरण संस्कृत के विशाल साहित्य में बहुधा देखने को मिलता है। कर्म, धर्म, पाप, माया, संस्कार, मोक्ष आदि संस्कृत असकृत लोकप्रिय विचार है। जब लोगों का संस्कृतिकरण हो जाता है तो वे अपनी बातचीत में इन शब्दों का बहुधा प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब जो संस्कृतिकरण का मतलब वही बात हो गई ना कि हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो धर्म के मूल्य हैं, ठीक है, वो उनकी जबान पे आने लग जाते हैं। तो ये कि हाँ, सेंस्क्रिटाइजेशन इसका हुआ है ऐसा माना जाता है। सेंस्क्रिटाइजेशन मीन्स नॉट ओनली the adoption of new custom and habits, but also exposure to new ideas and value which found frequent expression in vast body of Sanskrit literature, sacred as well as a secular. Karma, dharma, pap, maya, sanskara, sansara and moksha are example of some of the most common Sanskrit the theological ideas. And when a people come Sanskritize these words occur frequently in their talk. भाई आपने देखा होगा कि लोग
निम्न वर्ग में भी कई सारे लोग बड़े भक्ति भाव में और इस तरह से अपने आप को स्थापित कर चुके हैं समाज में, ठीक है। वो दिन प्रतिदिन के जो जीवन में जब सोशल वो गैदरिंग करते हैं तो उस तरह की बातें करते हैं। इससे वो अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो लेवल है, हमारा जो ज्ञान का जो लेवल है, या हमारा जो रहन सहन, हमारे जो आदतें हैं, वो जो हमारा अब तक जो उच्च वर्ग, जिसको उच्च जो कास्ट थी, जिसको मान्यता प्राप्त थी कि हाँ ये उच्च है, उसकी तरह हो गया है, ठीक है। तो वो अपने आप को उन लोअर जो निम्न वर्ग है, निम्न जो जातियाँ हैं, उनके अंदर अपने आप को उच्च दिखाते हैं, ठीक है। संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक को देखें तो एक बार देख लेते हैं। संस्कृतिकरण प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जाति जनजाति या समूह अपने से उच्च के मानदंडों को अपनाने का प्रयत्न करता है तो परिवर्तन होते हैं, ठीक है। संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जाति जनजाति या समूह अपनी वर्तमान स्थिति से उच्च स्थिति प्राप्त करता है, फलस्वरूप जातीय संस्करण में परिवर्तन होता है। संस्कृतिकरण जातीय आधारों में खुलापन लाता है तथा जाति गतिशीलता को संभव बनाता है। डेफिनेटली ठीक है भाई, जाति गतिशीलता में जो जो मोबिलिटी है वो तो इससे बढ़ ही रही है ना, एक दूसरे से चीज़ें ले रहे हैं। या यूँ कहो कि निम्न वर्ग या जो जातियां हैं या जनजातियां हैं वो अपर कास्ट की चीज़ों को सीख रही है, उनको उनको दिन अनुकरण कर रहे हैं, वो लोग उनको दिन प्रतिदिन उतार रहे हैं, ठीक है। तो समाज में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। संस्कृति की प्रक्रिया केवल जाति में ही नहीं अपितु जनजाति और समूह भी देखे जा सकती है, जैसे हमने बताया भी है। संस्कृतिकरण के द्वारा सामाजिक संरचना में ऊंचे पद या स्थिति का दावा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निम्न जाति जनजाति या समूह के नीचे से ऊपर की ओर गतिशीलता बन जाती है। बिल्कुल सही है। संस्कृतिकरण परिवर्तन की दोहरी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि निम्न जाति उच्च जाति में से सिर्फ प्राप्त करती है, बल्कि उसे कुछ प्रदान भी करती है। श्रीनिवास के अनुसार ऐसे प्रकरणों की जानकारी है जहाँ कहीं ब्राह्मण अपने किसी गैर ब्राह्मण मित्र के माध्यम से रक्त बलि भी देता है। हमें श्रीनिवास ने उन दशाओं या कारकों का उल्लेख किया है जो संस्कृतिकरण में सहायक है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल जो मोबिलिटी है, विकसित संचार व्यवस्था, साक्षरता का प्रसार, पश्चिमी प्रौद्योगिकी, कर्मकांडी क्रियाएं, वो संसदीय प्रजातंत्र, राजनीतिक संस्था, ये सब वो रीज़न है थोड़ा मॉडर्नाइजेशन बनाते हैं और संस्कृतिकरण को और भी आसान करते हैं। मतलब कोई आदमी कुछ करना चाह रहा है, कुछ चेंज करना चाह रहा है, अगर मान लो मॉडर्न नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो अगर उनको पता चल जाता है कि हमारी जो कास्ट के जो सिस्टम उसको फॉलो कर रहा है, तो भाई वो तो लड़ाई कर लेगा उससे जाकर, ठीक है। जैसा पहले समाज में हुआ करता था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले लोगों को, जो निम्न वर्ग है उनको तो अधिकार था ही नहीं ना। अब धीरे धीरे वो अधिकार आया, लेकिन आज अगर कोई संस्कृत पढ़ रहा है या चीज़ें कर रहा है, उनकी तरफ फॉलो कर रहा है, तो कोई बुरा नहीं मानता है। पहले बुरा मान सकते थे, मतलब पहले जो सोसाइटी थी वो क्लोज थी, बंद व्यवस्था थी। आज मोबिलिटी बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है? जैसे शहरों में आपने देखा होगा कि चीज़ें और भी जल्दी और भी आसानी से बदल रही है। गाँव में थोड़ा रिजिड है, बट शहरों में थोड़ा आसानी से बदल रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि शहरीकरण में क्या है, शिक्षित है, शिक्षा के साथ साथ चीज़ें बदल रही है। तो आगे हम देखते हैं। श्रीनिवास ने स्वयं ये महसूस कर लिया था कि जिस प्रक्रिया ने हिंदू जातियों को मैसूर में ब्राह्मणों के रीति रिवाजों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया था, निम्न जातियों में उस जातियों के सांसारिक तरीकों का अनुकरण करने की सामान्य प्रवृत्ति का ही एक विशिष्ट उदाहरण था। बहुत से मामलों में उच्च जातियाँ ब्राह्मण थी, वे देश के विभिन्न भागों में क्षत्रिय जात वैश्य आदि थे। संस्कृतिकरण का अर्थ प्रोफेसर श्रीनिवास ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति, अथवा ये वही डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है। बी आर चौहान को देख लेते एक बार। बी आर चौहान ने संस्कृतिकरण नाम का उदाहरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, ये एक उपकरण है जिसके द्वारा हम उस प्रक्रिया को मालूम कर सकते हैं जिसमें निम्न जाति तथा जनजाति अपने व्यवहार एवं जीवन के तरीके हिंदू समाज के उच्च वर्गों के अनुसार बदलती है। प्रोफेसर श्रीनिवास के अनुसार सामान्यतः संस्कृतिकरण के साथ साथ प्राय उसके फलस्वरूप संबंध जाति ऊपर की ओर गतिशीलता होती है, परंतु गतिशीलता संस्कृति के बिना भी अथवा गतिशीलता के बिना भी संस्कृतिकरण संभव है, ठीक है। ये हमने एक बार देख ही लिया था, इसको थोड़ा आगे देखते हैं। और संस्कृतिकरण की विशेषताएं हमने देख ली है। अच्छा, एक बार विशेषताएं देख लेते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंध निम्न हिंदू जातियों, जनजातियों और अन्य समूह से है, ठीक है भाई। जो लोअर जो जातियाँ हैं वो जो उच्च जाति है उनको फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें देखते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने से उच्च जातियों के जीवन विधि का अनुकरण किया जाता है, ये बात भी ठीक है। संस्कृतिकरण के आदर्श या मॉडल एक अधिक है,
अर्थात निम्न जातियों समूह ने केवल ब्राह्मणों को ही आदर्श मानकर उनका अनुकरण नहीं किया है, बल्कि क्षेत्रीय, वैश्य, किसी स्थानीय प्रभु जाति, देखो यार ये भी ध्यान देने की बात है कि सिर्फ ब्राह्मणों को फॉलो नहीं किया जाता है, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, स्थानीय प्रभु जातियाँ भी हो सकती है, उनकी जीवन शैली को अपनाया जाता है। ठीक है, पिकॉक ने बतलाया है कि निम्न जातियों के लिए आदर्श अपने ऊपर की वही जातियाँ होती हैं जिनसे उनके सबसे अधिक निकटता हो। ठीक है, और प्रोफेसर श्रीनिवास ने भी पिकॉक के जो इस कथन को सही माना था। ठीक है, आगे और देखते हैं इसको थोड़ा सा। संस्कृतिकरण के प्रमुख स्रोत एक बार देख लेते हैं। संस्कृतिकरण के प्रमुख स्रोत में अगर देखें तो सबसे पहला स्रोत तो कास्ट ही है। ठीक है, दूसरा अगर स्रोत देखें इनका, वो है परंपरागत जातियाँ। और कोई परंपरागत जातियाँ एक बार देख लेते हैं। अवस्था के अंतर्गत कुछ मात्रा में समूह गतिशीलता संभव थी, अर्थात समूह की स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाया करता था। ऐसा इस तथ्य के साथ संभव था कि जातीय संस्करण की प्रणाली के मध्य क्षेत्र में आने वाले जातियों को परस्पर स्थिति के संबंध में अस्पष्टता थी। दो छोरों पर स्थित ब्राह्मणों और अछूतों की स्थिति सामाजिक संस्करण की प्रणाली में निश्चित थी, लेकिन उनके मध्य जातियों में गतिशीलता पाई जाती थी। अंग्रेजों के काल में धन कमाने के अवसरों के बढ़ने से इस समूह की गतिशीलता में वृद्धि हुई। इस समय निम्न जाति के लोगों को रुपये कमाने के अवसर भी प्राप्त हुए। काफ़ी रुपये कमा लेने के बाद उन्होंने अपने लिए उच्च स्थिति का दावा किया, कुछ समय से प्राप्त करने में सफल भी हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। और संस्कृतिकरण की अवधारणा को अगर हम आलोचना करें, एक बार इसका आलोचना किसने करी है, तो प्रोफेसर श्रीनिवास ने स्वयं स्वीकार किया है कि संस्कृतिकरण एक काफ़ी जटिल और विषम अवधारणा है। यह भी संभव हो कि इसे एक अवधारणा मानने के बजाय अनेक अवधारणाओं का योग मानना अधिक लाभप्रद रहे। इसका मत है कि जैसे ही यह यहाँ पता चले कि संस्कृतिक शब्द विश्लेषण में सहायता पहुँचाने के बजाय बाधक है, उसे निसंकोच तुरंत छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर श्रीनिवास ने संस्कृतिक अवधारणा के संबंध में कुछ परस्पर विरोधी बातें बतलाई एवं लिखा है। किसी समूह आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि आर्थिक उन्नयन राजनीतिक शक्ति का संचयन, शिक्षा, नेतृत्व एवं संस्थान प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतिकरण के लिए उपयुक्त कारक है। और अन्यत्र इन्होंने क्या लिखा है, संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप स्वतः ही किसी उस समूह को उच्च परिस्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है। जातियों के निरंतर संस्कृतिकरण एवं संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए। प्रोफेसर श्रीनिवास ने अन्यत्र लिखा है, किसी अछूत समूह चाहे कितना भी संस्कृतिकरण क्यों न हो जाए, वो अस्पष्टता की बाधा को पार करने में असमर्थ रहेगा। मतलब इन्होंने दो तरह की चीज़ें बोली है। एक तरफ तो इन्होंने बोला है कि संस्कृतिकरण से मोबिलिटी होती है और एक कास्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। दूसरे बातों में इन्होंने लिखा है कि संस्कृतिकरण का प्रभाव जो है वो नहीं आ पाता है, इनका मानना है। मतलब एक तरफ तो इन्होंने कास्ट को बंद वर्ग मान लिया और दूसरी तरफ से अपने स्टडी में दे रहे हैं कि हाँ बंद नहीं है, ठीक है, ये बंद नहीं है, इसमें मोबिलिटी संभव है। तो दो परस्पर विरोधी बातें देखने को मिलती हैं, ये खुद के अध्ययन में भी। प्रोफेसर श्रीनिवास मानते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है। इन्होंने क्या बोला है, लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है। मतलब एक लोअर जो तबके का आदमी है, लोअर जो जाति, जो संस्करण में सबसे निम्न जाति का जो व्यक्ति है, वो संस्कृति के माध्यम से ऊपर की जातियों में जा सकता है। ठीक है, एक तरफ से इन्होंने माना है लंबवत सामाजिक गतिशीलता। इस प्रक्रिया के द्वारा एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ी में शाकाहारी बनकर मद्यपान का त्याग कर अपने कर्मकांड और देवगण का संस्कृति कर जातीय संस्करण की प्रणाली में अपनी स्थिति को चाटने में समर्थ हो जाती है। परंतु ये संदेहजनक है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? इस संबंध में डीन मजुमदार ने लिखा है कि सैद्धांतिक और केवल सैद्धांतिक रूप में ऐसी स्थिति कल्पना की जा सकती है। जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देते हैं तो जाति गतिशीलता हमारी संबंधी हमारा ज्ञान और अनुभव एक सैद्धांतिक मान्यता की दृष्टि से सही नहीं उतरता है। चमार अपनी मूल सामाजिक स्थिति में अवश्य कुछ आगे बढ़ जाए, चाहे वे सांप्रदायिक रूप में संगठित हो गए, चाहे उन्हें शराब पीना, विवाह विच्छेद, यहाँ तक कि मांस खाना बंद क्यों न कर दिया हो, लेकिन नया सामाजिक संस्करण की प्रणाली में लंबवत ऊपर उठने का कोई एक उदाहरण नहीं है। भाई कभी आपने देखा है कि जो चमड़े का काम करने वाले या जो बिल्कुल इस तरह के वर्ग जिनको
निकृष्ट काम करने वाले लोग हैं, मतलब जिनको माना जाता है कि हाँ ये बहुत लोअर का काम, लोअर जो है वो काम करते हैं, उनको कभी भी ब्राह्मण बनते हुए देखा है आपने कि हाँ अब भाई इस कास्ट में लंबवत गतिशीलता हो गई है, अब ये क्षत्रिय मान लिया जाएगा या ब्राह्मण मान लिया जाएगा या वैश्य मान लिया जाएगा? ऐसा तो कोई उदाहरण है ही नहीं। तो इस तरह से इनकी जो स्टडी है वो थोड़ी फेल होती हुई नज़र आती है। इन्होंने बोला है कि जो गतिशीलता है वो लंबवत नहीं है, ये क्षैतिज गतिशीलता है। जो मैंने आप बताया भी था शुरू में ही कि जो गतिशीलता है वो इस तरह से आती है कि जैसे फोर्थ जो लेवल है, जैसे हमारे चार ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये जो गतिशीलता है वो ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे चला जाएगा। ये गतिशीलता क्षैतिज ही है, बस ये फोर्थ में ही वर्ग बनने लग जाते हैं। फिर जो जीवन शैली अपना रहा है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो पहले से जो उस तरह काम कर रहा है वो नीचे रहेगा। इस तरह से इसी में 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 4 जो है ना, इसी में 1 2 3 4 होगा, तो ये हो जाती है क्षैतिज गतिशीलता। ठीक है, लंबवत नहीं है ये। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को सामाजिक और सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया मानते हैं। संस्कृतिकरण सापेक्ष रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था की इन कालों में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक अंतर्जात स्रोत है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृतिकरण भविष्य स्थिति में सुधार लाने की आशा में किसी उच्च समूह की संस्कृति को और अग्रिम सार्वजनिक के लिए सार्वभौम प्रेरणा का एक सांस्कृतिक विशिष्ट मामला है। मतलब ये कहना चाहता है कि देखो सामाजिकरण हो रहा है, बस ये कह सकते हैं कि उस समूह की संस्कृति की ओर अग्रिम सामाजिकरण है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण में और भी कुछ चीज़ें हैं, बट हमारे लिए इतना काफ़ी है, चीज़ें है नहीं इतनी खास जो कि हम पढ़ें। बस जो याद रखने वाली बातें हैं वो मैंने पहले भी बताई थी, आपको एक बार फिर रिकॉल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये 1952 में दिया गया। ठीक है, इसको डिफाइन कब किया? 1966 में। कौन सी बुक में आया था ये? सोसाइटी एंड रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, और ये जो बुक लिखी थी इन्होंने, इसकी स्टडी कब करी थी? इन्होंने 1940 से 42 के बीच में करी थी। 1966 में एम.एन. श्रीनिवास ने द मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज जो बुक थी, मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज बुक में इन्होंने क्या किया था? इसको डिफाइन किया था। ठीक है, उसके अलावा संस्कृतिकरण में इन्होंने बताया कि अपवर्ड मोबिलिटी का एक साधन है। इन्होंने बताया था कि जो पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण के बाद में इसको इन्होंने संस्कृतिकरण का मतलब इन्होंने बताया कि जो उच्च जातियां हैं, जो उनका जो अनुकरण है, उच्च जातियां या द्विज जातियां या यूँ कहो कि प्रभु जातियां, कुछ प्रभु जातियों के लिए भी इन्होंने बाद में बोला था, उनका अनुकरण लोअर जो कास्ट है वो ये सोच के करती है कि ये 2-3 पीढ़ी बाद में उन्हें समाज में जो कास्ट का जो सिस्टम है, जो जाति पदक्रम है, उसमें उच्च स्थान प्राप्त होगा। एम.एन. श्रीनिवास मानते हैं कि ऐसा होगा कि उच्च स्थान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा नहीं गया है। चाहे बात मजूमदार की कर लो, मजूमदार ने भी ऐसा कहा है कि ऐसा तो नहीं है भाई। ये आप फाइनली इसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि हाँ अपवर्ड मोबिलिटी तो होती है, बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा। ठीक है, बस शूद्रों में ही क्षैतिज गतिशीलता देखने को मिलेगी, मतलब उसी के अंदर मोबिलिटी आएगी और डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर वो अपने आप को थोड़ा बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएगा, अपनी स्थिति को बेहतर बना पाएगा। ठीक है, तो ये था संस्कृताइजेशन। लगभग एग्जाम में आने वाले सभी चीज़ें इससे सोल्व हो जाएगी और ये कंप्लीट संस्कृताइजेशन है इनका। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाली क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे। अभी तक इसके और पार्ट आने हैं जिसमें हम प्रभु जाति को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और भी इनके कॉन्सेप्ट है, सेकुलराइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इनके कॉन्सेप्ट की बात करें तो फैलाव की उदाहरण इन्होंने दी थी। ठीक है, प्रादेशिक हिंदुत्व की इन्होंने दी थी, वो सब हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स।